तो जैसे हमने पढ़ी थी एलिमिनेशन रिएक्शन, वैसे ही आज हम पढ़ेंगे SN1 SN2 रिएक्शन, और उसके बाद पढ़ेंगे आपका फेवरेट टॉपिक अल्कोहल, जहां पर हम क्वालिटेटिव टेस्ट भी देखेंगे। मतलब कि अगर मेरे पास कोई सैंपल है तो इस सैंपल में अल्कोहल है या नहीं उसका पता लगाना। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये सैंपल है, अब इस सैंपल में अल्कोहल का मॉलिक्यूल है या नहीं इसका पता लगाना है, तो उसके लिए करा जाता है क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ अल्कोहल। और यहाँ पर मैं अल्कोहल का डिटेक्शन कर सकता हूँ, साथ ही साथ इसकी डिग्री भी बता सकता हूँ कि कौन सा डिग्री का अल्कोहल है, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री। समझेंगे, सारा समझेंगे, सब कुछ पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले SN1 SN2 को स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं SN1 SN2 की मिस्ट्री इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। SN1 SN2 को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले समझेंगे एल्काइल हैलाइड क्या होता है। तो बड़े आराम से समझेंगे, ये मेरा 800 रीटेक है सुबह से अभी तक, है ना। तो मैं शांति से पढ़ाऊंगा, चाहे टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए। सबसे पहले एल्केन की बात करेंगे। एल्केन का मतलब होता है CnH2n+2, जहां पर सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, मतलब कि सैचुरेटेड होता है। ठीक है, मैं बना के दिखा देता हूँ। ये कार्बन हो गया, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एल्केन, यहाँ पर मैंने CH4 का एग्जांपल लिया, सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे हाइड्रोजन मैंने अटैच कर दिए। आपको पता है ना कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? अरे सर पता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन टेट्रा वैलेंसी शो करता है, कार्बन 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। एक कार्बन का मॉलिक्यूल 4 बॉन्ड बना सकता है, और हमसे एक भी नहीं बन रहा रियल लाइफ में, है ना। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बनी है, दिस इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? कमेंट में लिख के जाओ, बता रखा मैंने, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, तो अगर ये जो एल्केन की स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इस एल्केन की स्ट्रक्चर में से एक हाइड्रोजन चला जाए, या तो एक हाइड्रोजन चला जाए या एक से ज्यादा हाइड्रोजन यहां से चले जाए, इसको बोलना सब्स्टिट्यूट होना। तो मैं आपसे इतना सा कह रहा हूं कि मेरे पास एक एल्केन का मॉलिक्यूल था जहां पर 4 हाइड्रोजन थे, तो उन 4 हाइड्रोजन में से या तो एक हाइड्रोजन चला जाए या एक से ज्यादा हाइड्रोजन चले जाए, और उसकी जगह हेलोजन आके अटैच हो जाए, हेलोजन आके अटैच हो जाए। ठीक है, ये कंडीशन होती है आपकी एल्काइल हैलाइड की कंडीशन। इसको और डिटेल में समझते हैं। देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 अभी तक ये क्या है? अभी तक ये है एल्केन। पर हुआ क्या, हैलोजन की वजह से या तो एक हाइड्रोजन या एक से ज्यादा हाइड्रोजन यहां से हट गए, या तो एक हाइड्रोजन या एक से ज्यादा हाइड्रोजन अगर हट जाते हैं, तो अब इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे एल्काइल। क्या बोलेंगे? एल्काइल। सो दिस इज योर एल्काइल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एल्काइल क्या होता है, तो आपको बोलना है कि जो एल्केन की स्ट्रक्चर है ना, उसमें से एक हाइड्रोजन या एक से ज्यादा हाइड्रोजन अगर रिप्लेस हो जाए, सब्सटीट्यूट हो जाए, तो उस कंडीशन को कहते हैं एल्काइल। तो यहां पर ये एल्काइल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, अब हैलाइड की बात करते हैं। हैलोजन पता है क्या होते हैं? अरे सर पता है ना सर, फिर कल बाहर आई, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हैलोजन लिख लो सबसे पहले, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अब अगर इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, अगर फ्लोरीन के ऊपर, क्लोरीन के ऊपर, ब्रोमीन के ऊपर, आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो इस कंडीशन में हैलोजन को हम बोलेंगे हैलाइड। क्या बोलेंगे? हैलाइड। जैसे कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो अगर नॉर्मल हैलोजन है तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, पर अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो हैलाइड हो गए, मतलब कि फ्लोराइड, क्लोराइड, bromide, iodide. Clear? So this is halide, this is alkyl, and now this is alkyl halide. तो अगर आपसे कोई पूछे alkyl halide, आप बता दोगे ना क्या होता है? बिल्कुल बता देंगे सर। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास एक कार्बन, कार्बन के साथ यहाँ पर मेरे पास 3 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर Cl अटैच है। ठीक है, दूसरी स्ट्रक्चर मेरे पास कार्बन, कार्बन के साथ मेरे पास यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, एक Cl है, और यहाँ पर एक CH3 अटैच है। जैसा कि आप देख सकते हैं कार्बन की वैलेंसी होती है 4, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर ये जो कार्बन है, इसने 2 बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ बना रखे,
एक बॉन्ड Cl के साथ बना रखा, 3 बॉन्ड हो गए, और एक बॉन्ड इसने इस CH3 के साथ बना रखा है। चलिए और स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या कर रहे हो सर स्ट्रक्चर बना के? समझाऊंगा। देखो ये कार्बन है, इसके पास ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक CH3 है, यहाँ पर दूसरा CH3 है, और यहाँ पर Cl है। अब बताइए इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4, अभी भी 4 बॉन्ड है। वापस ले लीजिए, ये कार्बन है, इस कार्बन के पास एक कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, और यहाँ पर Cl है। अब इसकी वैलेंसी देखिए, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। ठीक है, अब चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट स्ट्रक्चर से समझते हैं कि यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं, 3 हाइड्रोजन के हैं और एक क्लोरीन का है यहाँ पर। ठीक, अब देखिए ये जो हैलोजन है, इस हैलोजन से अटैच जो कार्बन है वो अभी तक किसी भी कार्बन के साथ अटैच नहीं हुआ। आपको अगर डिग्री चेक करनी होती है तो आप ये चेक करिए, जैसे मान लीजिए ये हैलोजन है, क्या है ये हैलोजन, इस हैलोजन के साथ मैं कार्बन अटैच हूँ, मैं कार्बन हूँ, मैं किसके साथ अटैच हूँ? इस हैलोजन के साथ। अब मुझ कार्बन से कितने कार्बन अटैच है? फिलहाल तो मुझसे कोई भी अटैच नहीं है, कोई भी अटैच नहीं है। तो ये वाली कंडीशन हो गई, ये वाली हैलोजन है, कार्बन है, पर इस कार्बन से कोई भी कार्बन अटैच नहीं है, तो ये बिल्कुल न्यूट्रल है, यहाँ पर कोई भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं आएगा। सीधी सी बात है, एक हैलोजन है, उसके साथ एक ही कार्बन है, और उस कार्बन के साथ कोई भी अटैच नहीं है। एक हैलोजन है, उसके साथ एक ही कार्बन है, उस कार्बन के साथ कोई भी अटैच नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी डिग्री नहीं आएगी। पर एक हैलोजन है, उसके साथ कार्बन है, और इस कार्बन के पास में एक कार्बन अटैच है, सो दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री। कैसे पता लगा कि ये 1 डिग्री है? बहुत सिंपल है, जो हैलोजन है, हैलोजन के साथ वाला कार्बन देख लिया, अब उस साथ वाले कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच है? अगर एक है तो 1 डिग्री, अगर उस साथ वाले कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच है, सो दिस इज 2 डिग्री, अगर उस साथ वाले कार्बन के साथ 1 2 3 कार्बन अटैच है, सो दिस इज 3 डिग्री। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कौन 1 डिग्री हुआ, कौन 2 डिग्री हुआ, कौन 3 डिग्री हुआ। बहुत ही सिंपल है, जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है, जैसे मैं कार्बन हूं, मेरे साथ हेलोजन अटैच है, अब मेरे साथ कितने कार्बन अटैच है उस पर डिसाइड होगा कि कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है। तो दिस इज एल्काइल ग्रुप, दिस इज एल्काइल ग्रुप, दिस इज हैलाइड ग्रुप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नॉर्मल एल्काइल हैलाइड है, ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। सिंपल सा कंसेप्ट है, क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर आपको सारा बता रखा है कि एल्काइल हैलाइड जो होते हैं, जहाँ पर एक तो एल्काइल ग्रुप होता है, एक हेलोजन होता है आपका। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं, और ये जो आपकी स्ट्रक्चर है, ये जो आपकी स्ट्रक्चर है, दिस इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, जिसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है वो मिलता है sp3, क्योंकि यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड है, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो यहाँ पर लिखा भी है हियर कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोरीन के साथ एक कार्बन है, इस कार्बन के साथ कोई कार्बन नहीं है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल वाला है, नॉर्मल वाला। क्लोरीन के साथ कार्बन है, उस कार्बन के साथ 2 कार्बन है, तो ये 2 डिग्री हो गया। क्लोरीन के साथ कार्बन है, अब इस कार्बन के साथ कितने कार्बन है वो देखना है, तो इस कार्बन के साथ 1 2 3 कार्बन है, तो ये 3 डिग्री हो गया। सिंपल सा है, क्लियर हुआ आपको? तो ये जो एल्काइल हैलाइड होते हैं ये वाइडली यूज्ड होते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल, इन द सिंथेसिस ऑफ अमीन, इन द सिंथेसिस ऑफ ईथर। सो एल्काइल हैलाइड आर वाइडली यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल, अमीन, ईथर। चलिए सर ठीक है, हमें क्लियर हो गया एल्काइल हैलाइड। एल्काइल का मतलब कि हाइड्रोजन चला गया एल्केन में से, और हैलाइड का मतलब हो गया कि हेलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर आपने बोला 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, एक तो नॉर्मल था सर, नॉर्मल कार्बन से नॉर्मल हेलोजन अटैच है, और इस कार्बन से अब कुछ भी अटैच नहीं है, तो ये नॉर्मल हो गया। ये आपको दिख रहा है, दिस इज नॉर्मल, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री। ठीक है, तो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, नॉर्मल एल्काइल हैलाइड, ये सब आपको दिखा रखे हैं। अब आपकी स्टार्ट करेंगे SN1 SN2 रिएक्शन। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, मुझे देखते रहिएगा, रिएक्शन देखते रहिएगा, मेरे साथ लिखिएगा, पूरी SN1 SN2 रिएक्शन याद करवा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं SN1, और इधर लिख लेते हैं SN2 रिएक्शन।
तो SN1 रिएक्शन की बात करते हैं। N का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक। S का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे यूनिमोलिकुलर। क्या लिखेंगे यहाँ पर? यूनिमोलिकुलर। ठीक है। यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल यूज होता है वो वीक होता है। यहाँ पर आप वीक न्यूक्लियोफाइल यूज कर सकते हैं। दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होती है कैसी होती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। चलिए उस साइड बात करते हैं SN2 की। N का मतलब वही न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब वही सब्स्टिट्यूशन, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और 2 का मतलब हो गया यहाँ पर बायमोलिकुलर। उधर क्या था? यूनिमोलिकुलर। ये क्या है? बायमोलिकुलर। इधर क्या है? वीक न्यूक्लियोफाइल यूज लेते हैं, तो इधर कौन सा लेंगे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज लेंगे। जो नहीं जानता मैं बता दूं कि न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पीसीज होती है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। और आपको भी पता है कि अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो किसके पास खींचा चला जाएगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो अगर मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो मैं पॉजिटिव को अट्रैक्ट करूंगा, पॉजिटिव से अट्रैक्ट होऊंगा, सीधी सी बात है। तो न्यूक्लियोफाइल ऐसी स्पीसीज होती है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे कि OH माइनस। अब ये माइनस है मतलब कि ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पीसीज होती है जहां पर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता चला जाएगा। ठीक है। तो उधर जो है वीक न्यूक्लियोफाइल रिक्वायर्ड है, इधर जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिक्वायर्ड होता है। और इधर ये रिएक्शन जो होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, इधर की रिएक्शन जो होती है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। ठीक है। अब SN1 रिएक्शन की बात करें। SN1 नाम तो क्या है? यूनिमोलिक्यूलर। पर यहां पर ये जो रिएक्शन होती है ये 2 स्टेप में होती है। कितने स्टेप में होती है? 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। पर अगर उधर की बात करूं SN2, तो वो एक सिंगल स्टेप में होती है। कितने स्टेप में? एक सिंगल स्टेप में होती है। तो SN2 जो होती है एक सिंगल स्टेप में होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। और अगर ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है तो यहां पर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। इंटरमीडिएट का मतलब जो रिएक्शन के बीच में बनता है उसे कहते हैं इंटरमीडिएट। पर रिएक्शन तो एक सिंगल स्टेप में हो रही है। जब रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में होगी तो बीच में कुछ बनेगा ही नहीं। तो यहां पर किसी भी तरह का इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होता। इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है सर, हमें क्लियर हो गया कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। अगर ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होगा। पर अगर ये 2 स्टेप रिएक्शन है तो ये 2 स्टेप रिएक्शन में कोई ना कोई इंटरमीडिएट तो बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। तो अभी तक ये बहुत ही इजी डिफरेंसेस है SN1 SN2 में। SN1 का मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये यूनिमोलिकुलर है क्योंकि 1 है, ये बायमोलिकुलर है क्योंकि 2 है। फिर इधर हमने देखा कि यहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए। न्यूक्लियोफाइल ऐसी स्पीसीज होती है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे कि OH माइनस। और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पर 2 स्टेप में रिएक्शन होगी, वो एक सिंगल स्टेप में रिएक्शन होगी। और अगर वो सिंगल स्टेप में रिएक्शन होगी तो किसी भी तरह का कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। और यहाँ पर इंटरमीडिएट बनेगा क्योंकि ये 2 स्टेप की रिएक्शन है। ठीक है। अब अगर बात करूं काइनेटिक्स की, सर काइनेटिक्स का मतलब, अरे स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर SN1 में जो रेट ऑफ रिएक्शन है, स्पीड ऑफ रिएक्शन है, वो डिपेंड होती है सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट पे। किस पे डिपेंड होती है? सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट पे। रिएक्टेंट मतलब कि आपका एल्काइल हैलाइड, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड होती है। और SN2 की बात करें तो SN2 की जो स्पीड होती है वो डिपेंड होती है रिएक्टेंट के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल पे भी। तो यहां पर जो SN2 की रिएक्शन होती है इसकी काइनेटिक्स, मतलब इसकी रेट ऑफ रिएक्शन, ये डिपेंड होती है आपकी न्यूक्लियोफाइल पे एज वेल एज सबस्ट्रेट पे, मतलब कि आपका एल्काइल हैलाइड। ठीक है सर, बहुत सारी बातें क्लियर हो गई। अब रिएक्शन देख लेते हैं। क्योंकि आप कह रहे हो कि ये 2 स्टेप की रिएक्शन है, आप कह रहे हो कि ये 1 स्टेप की रिएक्शन है, तो एक बार रिएक्शन बता दो ताकि हमें सुकून मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं SN1 की रिएक्शन। तो सबसे पहले लेते हैं एल्काइल हैलाइड और उसकी रिएक्शन कराएंगे न्यूक्लियोफाइल के साथ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला न्यूक्लियोफाइल तो यूज लेंगे।
तो एल्काइल हैलाइड में मैं ले लेता हूँ कार्बन और हैलाइड में यहाँ पे ले लेता हूँ Br, ठीक है। और ये कार्बन में 3 डिग्री लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 3 डिग्री कार्बन लिया। दिस इज योर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, बनने वाला है भी कार्बोकेटाइन, तो बोलने में आ गया। ये आपका एल्काइल हैलाइड हो गया। दिस इज एल्काइल ग्रुप, दिस इज हैलाइड ग्रुप। और ये 3 डिग्री क्यों हुआ? क्योंकि ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, तो ये 3 डिग्री हो गया, ठीक है। अब इसके बाद न्यूक्लियोफाइल लेना है, तो मैं पानी ले लेता हूँ। सर पानी क्यों लोगे? न्यूक्लियोफाइल तो नेगेटिव स्पीसीज होती है ना। अरे बेटा पानी को तोड़ो, पानी कैसे टूटेगा? सर पानी टूटेगा H+ और OH- में। हाँ सर, बन गया OH-, बन गया हमारा न्यूक्लियोफाइल, बन गया ना, बन गया सर। तो चलो इस रिएक्शन को वापस लिखते हैं, जहां पर हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड है। चलिए वापस लिखते हैं, कार्बन है, ब्रोमीन है, यहाँ पर हमारे पास H+OH- है, ठीक है। यहाँ पर ये 3 है, 1 2 और 3। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं Br है, और ये Br जो है यहाँ पर टूटेगा और ये चला जाएगा, तो ये जो निकलेगा दिस इज लिविंग ग्रुप। इसे क्या कहेंगे? लिविंग ग्रुप। ये जो है आपका लिविंग ग्रुप होता है, ये निकल रहा है। और ये निकल रहा है, तो अब यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा वो होगा इस तरह से, और कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कार्बन बोलेगा कि मेरे साथ ब्रोमीन रहता था, पर ब्रोमीन को कुछ दिक्कत हुई, तो वो लिविंग ग्रुप है तो वो चला गया। लिविंग ग्रुप है, चला गया और नेगेटिव फॉर्मेट में गया। किस फॉर्मेट में गया? नेगेटिव फॉर्मेट में गया। तो कार्बन कहता है कि मैं तो अब पॉजिटिव हो गया। तो देखो, जैसे ही Br निकला, Br किस फॉर्म में निकलेगा? Br- की फॉर्म में निकलेगा। और अगर ये माइनस की फॉर्म में निकल रहा है, तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? कार्बन के ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बन कहेगा कि मैं तो अब पॉजिटिव चार्ज का हो गया हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, आप पॉजिटिव चार्ज के हो गए हो, आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ, और जैसा कि आप देख सकते हैं दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, क्योंकि यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। सो दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। मैंने आपको पहले भी बताया है, कार्बो का मतलब हो गया कार्बन, दिस इज कार्बन। केटाइन का मतलब हो गया पॉजिटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। और 3 डिग्री का मतलब हो गया कि 1 2 3 कार्बन से ये अटैच है। सो दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। अब आपको पता है कि अगर एक कार्बन जो कि पॉजिटिव चार्ज रख रहा है और उसके पास 3 कार्बन का सपोर्ट है, तो यहां पर पता है क्या आएगा? यहां पर आएगा आपका प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। और यहां पर आएगा आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या आएगा यहां पर? यहां पर आएगा आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। सर ये प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, और सर ये हाइपर कंजुगेशन क्या होता है? सीधी सी बात है कि ये जो CH3 के मॉलिक्यूल यहाँ पर अटैच है ना, ये CH3 के मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को। सपोज करो कि मैं कार्बन हूं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, 3 कार्बन मिलके मेरे को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो मैं खुश हो गया, मेरे पास इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है, मैं खुश हो गया। मेरे पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, मेरे पास इलेक्ट्रॉन स्प्रेड होने लग गए, मैं बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं स्टेबल करने के लिए। क्या बात है! तो आप देख सकते हैं तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, विद द हेल्प ऑफ हाइपर कंजुगेशन। दोनों ही मैंने आपको पढ़ा रखा है, कब? आपके एलिमिनेशन रिएक्शन में, ठीक है। चलिए सर ठीक है, समझ में आ गया। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। ये कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन, ये पॉजिटिव चार्ज। आपने बोला कि प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। आपने बोला हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, जिसकी वजह से ये स्टेबल वाला है। तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हमेशा स्टेबल होता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर होता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर होता है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। हमेशा ध्यान रखना, सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है सर, अभी तक हमने क्या किया? बस इस लिविंग ग्रुप को निकाला, ये नेगेटिव फॉर्मेट में निकला, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ। कार्बोकेटाइन जैसे ही बना, हमने देखा वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, मतलब कि 3 कार्बन प्लस आई इफेक्ट दे रहे हैं, 3 कार्बन हाइपर कंजुगेशन कर रहे हैं, 3 कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इस कार्बन पॉजिटिव वाले को, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है, बिल्कुल है सर, ये कार्बन जो है पॉजिटिव है। तो चलिए इसको लिख देते हैं, कार्बन
कार्बन, कार्बन, कार्बन। अब ये स्ट्रक्चर देख के कुछ याद आ रहा है? सर ये स्ट्रक्चर तो ट्राइगोनल प्लेनर, बिल्कुल। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, दिस इज योर ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर जिसका बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। ठीक है, दिस इज योर ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पर दिस इज कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। ओके, और आपके पास क्या है? आपके पास अब न्यूक्लियोफाइल है जो कि अटैक करने वाला है। न्यूक्लियोफाइल क्या है आपका? OH माइनस। ये OH माइनस कहाँ से आया? पानी लिया था, पानी टूटा, H प्लस प्लस OH माइनस में, तो ये OH माइनस वही है न्यूक्लियोफाइल वाला। अब ये OH माइनस अटैक करेगा, इस साइड से भी कर सकता है और इस साइड से भी कर सकता है। मतलब कि ये OH माइनस जो कि न्यूक्लियोफाइल है, ये दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। फ्रंट से भी अटैक कर देगा, बैक से भी अटैक कर देगा, दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, दोनों तरफ से। ठीक है, एक को बोलते हैं रिटेंशन, एक को बोलते हैं इन्वर्जन। तो नाम से पता लग रहा, जो फ्रंट से अटैक कर रहा है उसे कहेंगे रिटेंशन, जो बैक से अटैक कर रहा है उसे कहेंगे इन्वर्जन। इन्वर्जन। तो यहां पर फ्रंट से भी अटैक हो जाता है, बैक से भी अटैक हो जाता है, रिटेंशन भी हो जाता है, इन्वर्जन भी हो जाता है। इसीलिए यहां पर जो फाइनल सॉल्यूशन बनता है, फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो रेसिमिक बनता है। रेसिमिक का मतलब एक मिक्सचर बनता है। सो यहां पर बनेगा फाइनल प्रोडक्ट एक रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, अब मैं आपको वापस शुरू से समझाऊंगा। हम देख रहे हैं SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, जहां पर 2 स्टेप रिएक्शन होती है। 2 स्टेप कैसे होती है वो सुनिए। यहाँ पर आपका ब्रोमीन था, यहाँ पर आपका H2O था, ये H2O H प्लस OH माइनस में टूटा, यहाँ से ये ब्रोमीन निकला, ये ब्रोमीन निकला तो ये Br माइनस के फॉर्म में निकला। मतलब कि यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ, और कार्बोकेटाइन जैसे ही बना तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट आ रहा है, बहुत अच्छा। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि कार्बोकेटाइन बनने के बाद ये स्ट्रक्चर पता है कैसे अरेंज हो जाती है? जैसे ही कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, ये स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर में अरेंज हो जाती है इस तरह से। अब ध्यान से देखिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, बीचों बीच कार्बोकेटाइन है, वही स्ट्रक्चर। पर जैसे ही कार्बोकेटाइन बना, ये स्ट्रक्चर जो है ट्राइगोनल प्लेनर में अरेंज हो जाती है, और अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आता है। बैक से भी अटैक कर सकता है, फ्रंट से भी अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के पास बहुत जगह है, फ्रंट से भी अटैक कर देगा, बैक से भी अटैक कर देगा। चलो अटैक करने आता हूं। तो मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ गया, फ्रंट से भी, बैक से भी। ठीक है, दोनों तरफ से अटैक कर देगा न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यहां पर उसको बहुत जगह मिलेगी। और यहां पर रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होगा। अगर फ्रंट से अटैक कर रहा है तो रिटेंशन, बैक से अटैक कर रहा है तो इन्वर्जन। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर रिटेंशन भी होता है, इन्वर्जन भी होता है। फाइनल जो बनता है वो बनता है रेसमिक मिक्सचर। क्या बनता है? रेसमिक मिक्सचर। तो आप सबको ये लगता है कि यार फ्रंट से अटैक कर रहा है ना, और बैक से अटैक कर रहा है, तो दोनों अटैक बराबर होंगे। मतलब कि ये 50% है तो ये भी 50% होगा। ऐसा नहीं है, जो फ्रंट से अटैक करता है ना वो कम होता है। कम क्यों होता है सर? देखो ध्यान से सुनना। फ्रंट से अटैक कर रहा है, कब कर रहा है? जब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। कार्बोकेटाइन कब बना? जब लिविंग ग्रुप निकल रहा था। तो अभी कहीं ना कहीं लिविंग ग्रुप यहीं पर है, धीरे धीरे निकल रहा है, धीरे धीरे निकल रहा है। तो यहाँ पे फ्रंट से दिक्कत आती है क्योंकि लिविंग ग्रुप अभी धीरे धीरे निकल रहा है। तो फ्रंट से 50% नहीं बनता, मान लीजिए 45 बना, 40 बना, कम बनेगा थोड़ा। और इधर ज्यादा बनेगा, 55 बनेगा, 60 बनेगा, क्योंकि इधर खाली जगह है। समझ में आया? रिटेंशन, इन्वर्जन। रिटेंशन क्यों नहीं हुआ ज्यादा? क्योंकि अभी लिविंग ग्रुप निकल ही रहा है, और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से अटैक करने आया, देखो वापस बताता हूँ, समझाना जरूरी है, बेहद जरूरी है। कहाँ है मेरी बॉल? ओके, जैसे मान लीजिए दिस इज न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से अटैक करने आया। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से अटैक करने आया 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 आया, तो यहाँ से ये लिविंग ग्रुप निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी अटैक करने में, है ना, थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। पर बैक साइड से तो आराम से अटैक हो सकता है, कोई लिविंग ग्रुप है ही नहीं। समझ में आया? इसीलिए यहाँ पर इन्वर्जन ज्यादा होता है, और ये रेसमिक मिक्सचर 100% नहीं होता, क्योंकि कुछ इधर कम है और कुछ इधर ज्यादा है। ठीक है सर, हमें क्लियर हुआ।
अब मैं फाइनल लिख देता हूँ SN1 रिएक्शन को वापस। SN1 रिएक्शन मतलब कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब कि ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है। यहाँ पर हम वीक न्यूक्लियोफाइल यूज लेते हैं। ये जो होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। यहाँ पर इंटरमीडिएट बनता है। ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है। अब इसको 2 स्टेप क्यों बोला गया? क्योंकि सबसे पहले तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ, और जैसे ही कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ। तो यहाँ पर ये 2 स्टेप होती है। सबसे पहले कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। और आपको पता ही है कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होने के बाद ये अपने आप को ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर में अरेंज कर लेता है, जिसकी वजह से फ्रंट से और बैक से दोनों तरफ से अटैक कर सकते हैं। ठीक है। और आपको ये भी पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि SN1 में जो काइनेटिक्स होती है, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है आपके सबस्ट्रेट पर, एल्काइल हैलाइड पर। अब वो कैसे करती है, ध्यान से सुनना। एल्काइल हैलाइड मतलब कि CH3X हो गया मान लीजिए, है ना। अब यहाँ से ये हेलोजन गया, लिविंग ग्रुप गया, और यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ। तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ। अब ये बहुत ही स्लो स्टेप रिएक्शन है। कैसी है? स्लो रिएक्शन है, स्लो स्टेप रिएक्शन है, बहुत ही स्लो होती है। और अगर ये स्लो होती है तो यही फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ही स्लो होती है तो यही हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। इसी रिएक्शन को हम कह देते हैं कि हाँ, इसी के बेसिस पे काइनेटिक्स होगा। तो यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल का रोल नहीं है अभी तक, तो इसलिए ऐसा होता है। क्लियर हुआ? अब एक बार SN2 देखते हैं। SN2 रिएक्शन, सर आपने कहा था कि SN2 रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, चलो करके देखते हैं। सर SN2 रिएक्शन है, मैं कार्बन ले लेता हूँ, कार्बन के साथ Br ले लेता हूँ, वापस मैं यहाँ पर H2O ले लेता हूँ सर। यहाँ पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन ले लेता हूँ सर। ठीक है, रिएक्शन करवा के देखते हैं क्या होता है। तो आपको भी पता है सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हेलोजन जाएगा, ये Br माइनस की फॉर्म में निकल जाएगा, लिविंग ग्रुप हो गया। ये H2O टूटेगा H प्लस OH माइनस में। ठीक है, यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सर हमने सुना है, हमने देखा भी है कि प्लस आई की वजह से, हाइपर कंजुगेशन की वजह से जो कार्बोकेटाइन बनता है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल बनता है इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन। पर SN2 में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। SN2 में तो कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है। मैं मानता हूं कि SN2 में कार्बोकेटाइन नहीं बनता, रिएक्शन बहुत जल्दी होती है, एक सिंगल स्टेप में होती है, पर दिखाना तो पड़ेगा ना आपको। सिर्फ दिखाने के लिए बना रहा हूं, बनता नहीं है। कि कैसे क्या हो रहा है वो बताना पड़ रहा है आपको। ठीक है, ये लो, खुश। अब ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा, तो अटैक कैसे करेगा? अब ध्यान से सुनना, अब यहां पर कहानी फंसती है। देखो ध्यान से, कार्बन, ब्रोमीन, कार्बन, कार्बन, कार्बन। यहां पर मैं ले लेता हूं न्यूक्लियोफाइल OH माइनस। ठीक है, अब यहां से क्या होने वाला था, यहां पर ये जो ब्रोमीन है ये निकलने वाला था। ठीक है, और ब्रोमीन निकलेगा और फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। SN1 रिएक्शन में अभी तक क्या हो रहा था कि ब्रोमीन निकल रहा था, लिविंग ग्रुप निकल रहा था, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था। पर SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन में क्या होगा, एक साथ सब कुछ होगा, एक साथ। मतलब कि ये निकलता रहेगा और ये अटैक करने आ जाएगा, एक साथ हो रहा है, एक साथ, एक सिंगल स्टेप में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले ये निकलेगा, फिर कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर ये अटैक करेगा, वो SN1 में होता था। यहाँ पर सब एक साथ हो रहा है। अगर एक साथ होगा तो एक बात बताओ भाइयों, ये जो न्यूक्लियोफाइल है क्या ये आगे से अटैक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि जगह ब्लॉक हो रखी है। सर किसने ब्लॉक कर रखी? अरे ये लिविंग ग्रुप अटैच है ना, इसने बोला है कि मैं तो यही हूं, मैं तो यही हूं, आगे से तो अटैक नहीं करने दूंगा, क्योंकि ये तो एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो ये यही है, ये आगे से अटैक नहीं करने देगा। अरे सर आगे से अटैक नहीं हो रहा, तो पीछे से अटैक कर लेते हैं। चलो सर पीछे से अटैक करते हैं, पीछे से अटैक करते हैं, पीछे से अटैक करते हैं। अरे सर दिक्कत आ रही है, अब क्या दिक्कत आ रही? सर पीछे से अटैक करने पर ये 3 3 बड़े ग्रुप, और ये भी अटैक नहीं करने दे रहे। अब अब और समझाता हूँ डिटेल में, मेरा काम है तुम्हें समझाना। देखो SN1 समझाता हूँ पहले, और उसी को कंपेयर करता हूँ SN2 से। समझ में आ गया ना, वहां रिएक्शन में अटैक नहीं हो पा रहा। बहुत ध्यान से अपनी सारी इंद्रियां खोल के देखो। देखो बेटा, यहाँ पर क्या हो रहा था, ये कार्बन है, ये कार्बन हेलोजन से अटैच है, जैसे कि Br ले लिया मैंने। यहाँ पर ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। ठीक है, इसकी रिएक्शन OH माइनस से हो रही थी, बिल्कुल। तो यहाँ से ये जा रहा था, पहले ये निकल रहा था Br माइनस, और निकलने के बाद यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना।
यहाँ पर सब कुछ आराम आराम से हो रहा है, पहले वो निकल रहा है, फिर कार्बोकेटाइन बन रहा है, कार्बोकेटाइन बनने के बाद अब वो रीअरेंज भी हो रहा है, और रीअरेंज होकर वो इस तरह से इस स्ट्रक्चर में बदल गया था, प्लेनर ट्राइगोनल बाय प्लेनर में 120 डिग्री में, है ना, ये कार्बोकेटाइन बन गया। तो अब ये जो OH माइनस है ना, इसके पास बहुत जगह थी, इसके पास ऊपर की भी जगह थी फ्रंट साइड, इसके पास बैक साइड की भी जगह थी, तो आराम से अटैक हो रहा था, आराम से रेसमिक मिक्सचर बन रहा था। पर SN2 रिएक्शन में भाइयों, SN2 रिएक्शन में अगर मैं ऐसा कर दूंगा ना, अगर मैं ऐसा कर दूंगा, अगर मैं ऐसा कर दूंगा, फिर इसका तो कोई रोल ही नहीं है, इसका भी कोई रोल नहीं है, OH माइनस का ये सीधा, अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो पता है क्या होगा, ब्रोमीन कहेगा कि मैं तो एक साथ ही काम होगा, यहाँ पर सारा काम एक साथ होगा, ये निकलेगा एक साथ और ये आएगा एक साथ, एक साथ। जैसे ब्रोमीन निकल रहा है तो OH माइनस भी साथ में अटैक कर रहा है, ब्रोमीन निकल रहा है OH माइनस साथ में अटैक कर रहा है, ब्रोमीन निकल रहा है OH माइनस साथ में अटैक कर रहा है, ये एक साथ रिएक्शन हो रही है। अगर ये एक साथ रिएक्शन हो रही है तो OH माइनस देख रहा है कि अटैक तो करना है, अटैक तो करना है, पर फ्रंट से OH माइनस अटैक नहीं कर पा रहा, क्यों? क्योंकि लिविंग ग्रुप ने ब्लॉक कर रखा है। अब क्या करें, बैक से अटैक करते हैं, OH माइनस बैक से कोशिश कर रहा है, पर बैक से भी अटैक नहीं हो पा रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ तो तीन तीन CH3 ग्रुप है, और CH3 ग्रुप इज ए बल्की ग्रुप, बड़े बड़े ग्रुप, और अगर बड़े ग्रुप हैं तो बड़े बड़े ग्रुप के बीच में अटैक करना नामुमकिन है। अब क्या करें, अब क्या करें, ये तो बहुत ही दिक्कत हो गई, न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं कर पा रहा। इसीलिए हमेशा SN2 रिएक्शन में आपको ये 3 डिग्री नहीं लेना है, नहीं लेना है। अगर आपका नॉर्मल है, नॉर्मल CH3Br बहुत बढ़िया रिएक्शन देगा। फिर अगर आपके साथ एक कार्बन अटैच है तो रिएक्शन दे देगा ठीक ठाक, अगर दो दो कार्बन अटैच है तो भी रिएक्शन दे देगा, पर अगर आपकी ये 3 कार्बन वाली कंडीशन है तो रिएक्शन होगी ही नहीं। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? क्या मेरी बात से आप सहमत है? बहुत इजी बात है कि इधर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होना चाहिए, इधर इसका उल्टा होना चाहिए। उल्टा क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, यहाँ पर एक ही साथ अटैक होगा। अगर 3 डिग्री ले लोगे ना यहाँ पर, तो ना फ्रंट से अटैक होगा ना बैक से अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक ही नहीं होगा, और अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक ही नहीं होगा तो रिएक्शन ही नहीं होगी भाइयों, सीधी सी बात। और ये सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होना बेहद जरूरी था। अब आपका पूरा SN1 SN2 क्लियर है पूरा। देखो आ जाओ, ये नाम वगैरह लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिखी हुई है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड होता है SN1, और SN2 जो है न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों पे डिपेंड होता है। ये रिएक्शन मैंने आपको बता दी, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि SN2 रिएक्शन जो है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड पे ही होगा, क्योंकि हमने 3 डिग्री लेके देखा था SN2। 3 डिग्री में क्या दिक्कत आ रही थी, आगे तो लिविंग ग्रुप है और पीछे से जो अटैक हो रहा है, पीछे से अटैक ही नहीं होने दे रहा, ठीक है। एक बात और मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, ये ब्रोमीन है, यहाँ पर हमने ये 3 डिग्री लिया तो SN2 नहीं हो रही थी, क्यों? क्योंकि आगे से तो अटैक कर नहीं पाते, पीछे से हो नहीं पा रहे, क्योंकि 3 3 बल्कि ग्रुप है। पर मान लीजिए मैंने CH3Br ले लिया, अब यहाँ पर पीछे एक भी कार्बन वो नहीं है, कार्बन का सपोर्ट, कोई बल्कि ग्रुप नहीं है, तो ये जो OH माइनस था ना, ये आगे से तो अभी भी अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि है तो वहां पर आपका हेलोजन, वहां पर आपका जो लिविंग ग्रुप है वो बैठा है, ब्लॉक करके बैठा है जगह को, तो ये वापस बापड़ा पीछे से ही जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना SN2 रिएक्शन में पीछे से ही अटैक होगा, क्योंकि आगे से तो लिविंग ग्रुप ने ब्लॉक कर रखा है। पर SN1 रिएक्शन में दोनों जगह से अटैक हो जाता है, क्योंकि SN1 2 स्टेप में होती है, जिसमें आराम से खाली जगह बन जाती है दूसरी स्टेप के दौरान। पर SN2 में तो एक ही स्टेप में हो रही है, तो दिक्कत आएगी। तो SN2 रिएक्शन में हमेशा अटैक कहां से होगा, पीछे से अटैक होगा, और जितना कम कार्बन होगा पीछे, उतना ज्यादा और जल्दी और अच्छे से अटैक होगा। क्लियर? नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिखाई रखा है, सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है SN1, और उधर जो है सबस्ट्रेट के साथ न्यूक्लियोफाइल पे। सबस्ट्रेट मतलब कि एल्काइल हैलाइड। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पर 2 स्टेप होती है, वहां पर एक सिंगल स्टेप होती है। यहाँ पर इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन, वहां पर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता। ये बात आपको पता ही है कि अगर मैं SN1 रिएक्शन की बात करूं तो SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है, पर SN2 रिएक्शन में कोई कार्बोकेटाइन बनने का मौका ही नहीं मिलता। फटाफट एक सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है, एक सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है। जैसे OH माइनस अटैक करने आ रहा है तो वो लिविंग ग्रुप ही साथ में निकलेगा, साथ में हो रहा है सब काम, कोई अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो अगर कार्बोकेटाइन SN1 में बनता है, तो अगर मैं आपसे बोलूं रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, तो आप बताओ कहां पर होगा?
सर सीधी सी बात है, SN1 में कार्बोकेटाइन बन रहा है तो कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट मतलब कि इधर से उधर, उधर से इधर, ये जो रीअरेंजमेंट है ये SN1 में ही होगा। अरे SN2 रिएक्शन में तो कार्बोकेटाइन बन ही नहीं रहा, तो SN2 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट का क्या मतलब है? और रीअरेंजमेंट आपको आता है, आपने एलिमिनेशन रिएक्शन में पढ़ा है कैसे होता है रीअरेंजमेंट। जैसे कि मान लीजिए ये कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था। अब बताइए ये कितना डिग्री कार्बोकेटाइन है? सर ये वाला कार्बन जो है एक और दो कार्बन से अटैच है, तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। पर आपको पता है कि 2 डिग्री स्टेबल होता है या 3 डिग्री? सर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल होता है। तो अब ये 3 डिग्री कैसे होगा इसको ध्यान से समझिएगा। अब ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन कैसे होगा इसको ध्यान से समझिएगा। ये इस तरह से था, तो आपने देखा कि ये जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बन एक और एक दो कार्बन से अटैच है, मतलब कि ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब इसको 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होना है तो यहाँ पर होता है हाइड्राइड शिफ्ट। सर हाइड्रोजन तो जानते हैं, है ना? हाइड्राइड क्या होता है? बेटा हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दो तो उसे कहते हैं हाइड्राइड। दिस इज हाइड्राइड। तो यहाँ पर होगा हाइड्राइड शिफ्ट। अब वो कैसे होता है ध्यान से देखना। हाइड्राइड शिफ्ट मतलब कि H माइनस शिफ्ट होगा, तो ये जो H है ये अपने साथ इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर आ जाएगा, H माइनस यहाँ पर आ जाएगा। और अगर ये H माइनस यहाँ पर आ गया तो पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रल हो गया। देखो ये H माइनस यहां से उठकर इसके पास आ गया बच्चों, तो यहाँ पर H माइनस आ गया। और अगर यहाँ से नेगेटिविटी गई तो क्या बच गई यहाँ पे? पॉजिटिविटी, तो यहाँ पर पॉजिटिविटी आ गई। बहुत सिंपल था कि पास वाले हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन के साथ जाकर उसकी मदद करी, हाइड्राइड फॉर्म में वो यहाँ से चला गया, नेगेटिव फॉर्म में वो यहाँ से चला गया। अगर ये नेगेटिव फॉर्म में यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब देखो कि ये कार्बोकेटाइन कितना डिग्री है। ये कार्बन 1 से 2 से 3 से अटैच है, तो अब ये हो गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो इस तरह से हाइड्राइड शिफ्ट से SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, क्योंकि SN2 तो एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है जहां पर कोई भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन ही नहीं होता है। ठीक है, सब कुछ क्लियर हो गया है, सब कुछ आप पढ़ सकते हैं, यही सारा सब कुछ है। यहाँ पर आपको डिफरेंस दे रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, फुल फॉर्म बता रखी है। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, दिस इज बायोमोलिकुलर। यहाँ पर जो रेट लो है मतलब कि वही आपका काइनेटिक्स, ये सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, ये सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है। ये फर्स्ट ऑर्डर होता है, ये सेकंड ऑर्डर होता है, ये 2 स्टेप में होता है, ये सिंगल स्टेप में होता है। यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता है, यहाँ पर कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता। अगर यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता है तो वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता है और वो स्लोली स्लोली बनता है, तो यही आपकी RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। फिर यहाँ पर एनर्जी प्रोफाइल। अब एनर्जी प्रोफाइल क्या होती है? मतलब कि एनर्जी की पीक्स कितनी बन रही है। तो SN1 2 स्टेप में होती है ना, तो 2 पीक बनेगी। SN2 एक सिंगल स्टेप में होती है ना, तो एक सिंगल पीक बनेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 पीक बन रही है और यहाँ पर एक सिंगल पीक बनती है। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर रेसिमाइजेशन होता है। रेसिमाइजेशन का मतलब आपको पता है ना कि आगे से भी अटैक हो रहा था SN1 में, पीछे से भी अटैक हो रहा था। पर ये रेसिमाइजेशन 100% नहीं होता है, क्योंकि पीछे से अटैक ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आगे से। फिर यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन होता है, मतलब कि बैक साइड से ही अटैक होता है, क्योंकि फ्रंट साइड पे तो लिविंग ग्रुप ब्लॉक करके बैठा है जगह को। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बैक साइड से ही अटैक होता है। इसको कहते हैं वॉल्डन इन्वर्जन, साइंटिस्ट का नाम है। ठीक, यहाँ पर जो सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी होती है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर नॉर्मल। यहाँ पर नॉर्मल से शुरू करो, क्यों? क्योंकि ये CH3 है, ये आपका हेलोजन है Br। न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है तो न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से तो आ नहीं सकता, तो ये न्यूक्लियोफाइल बैक से आएगा और बैक में इसको खाली जगह मिलेगी। अगर यहाँ पर 3 3 बड़े बड़े CH3 लगा दोगे तो खाली जगह रहेगी नहीं, अटैक होगा नहीं। पीछे खाली जगह है, बैक साइड से अटैक करता है, तो इसलिए ये सबसे पहले, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और लास्ट में इसकी तो रिएक्शन ही नहीं होगी। यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि H2O, यहाँ पर पोलर ए प्रोटिक जैसे कि DMSO। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस का कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि
ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाती है कार्बोकेटाइन बनने के बाद, तो कोई धक्का मुक्की नहीं होती, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लगता। जैसे मान लीजिए CH3 है, CH3 बल्कि ग्रुप है, पर CH3 इस तरह से अरेंज हो गया, एक CH3 यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, तो सब दूर दूर हो गए, तो धक्का मुक्की नहीं होगी, तो स्टेरिक हिंड्रेंस का यहाँ पर लेस इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही तो अटैक करने की जगह अगर वो भी ब्लॉक कर दोगे तो क्या है फिर, है ना। रीअरेंजमेंट यहाँ पर पॉसिबल है क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है ना, हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, मिथाइल शिफ्ट हो गया, इनसे कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। यहाँ पर तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि कार्बोकेटाइन बना ही नहीं, क्योंकि सिंगल स्टेप है। यहाँ पर लिविंग ग्रुप की बात करें, हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको बोला लिविंग ग्रुप, तो लिविंग ग्रुप दोनों में ही आयोडीन सबसे पहले निकलेगा, फिर आपका ब्रोमीन, फिर आपका क्लोरीन, फिर आपका फ्लोरीन। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेस्ट लिविंग ग्रुप बताओ, ऑब्वियसली आयोडीन। क्यों? क्योंकि जब भी लिविंग ग्रुप निकलता है, जैसे RCl, तो जब भी ये लिविंग ग्रुप निकलेगा तो Cl नेगेटिव फॉर्म में निकलता है, निकलता है नहीं निकलता। तो अगर आयोडीन को मैं बेस्ट लिविंग ग्रुप बता रहा हूं, तो क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, और अगर आयोडीन निकलेगा और आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो वो नेगेटिव चार्ज आराम से आ सकता है। जैसे मैं फ्लोरीन हूं, फ्लोरीन सबसे छोटा होता है, मैं फ्लोरीन हूं, मैं निकला और मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, पर ये नेगेटिव चार्ज सब टकरा रहे हैं, क्योंकि मेरी साइज ही छोटी सी है, सब टकरा रहे हैं, अनस्टेबल हो गया मामला। मैं आयोडीन हूं, मेरी साइज बहुत बड़ी है, जैसे ही मैं निकला मेरे ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो आ गया, मेरी साइज तो बहुत बड़ी है, इसको तो कहीं भी भेज दूंगा मैं। तो इसीलिए I माइनस जो होता है ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू F माइनस, Br माइनस, Cl माइनस। सबसे ज्यादा I माइनस, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस, और सबसे लास्ट में F माइनस। देख सकते हैं दोनों में सेम है। क्या आपको क्लियर हुआ? क्या आपको सब कुछ क्लियर हुआ SN1 SN2 का? ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है मैंने, सब कुछ। फैक्टर अफेक्टिंग में भी यही सब है, कंसंट्रेशन हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस हो गया, सब कुछ सेम है।